हेलो। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अध्ययन के उपागमों एवं दृष्टिकोण से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। टू द पॉइंट, पिक फर्स्ट। आइए शुरुआत करते हैं। हम वन लाइनर क्वेश्चनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागमों एवं दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करेंगे। इनसे क्या महत्वपूर्ण सवाल उभरकर हमारे सामने आते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके समक्ष। E.H. कार ने अपनी किस पुस्तक में दोनों विश्व युद्धों के बीच के काल में आदर्शवाद के खोखलेपन का पर्दाफाश किया था। यानी E.H. कार एक नव यथार्थवादी विद्वान हैं जिन्होंने अपनी किस पुस्तक में दोनों विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच के काल में आदर्शवाद के खोखलेपन का पर्दाफाश किया था। यह उन्होंने किया था। इनकी पुस्तक रही है 20 ईयर क्राइसिस में। 20 ईयर क्राइसिस किसकी पुस्तक है? E.H. कार की है। इस पुस्तक में उन्होंने दोनों विश्व युद्ध के मध्य के काल में आदर्शवाद का जो खोखलेपन का जो रूप था, जो स्वरूप था, उसका पर्दाफाश किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यथार्थवाद और आदर्शवाद का समन्वय करके यथार्थवादी उदारवाद यानी रियलिस्टिक लिबरलिज्म का सिद्धांत किसने दिया? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यथार्थवाद और आदर्शवाद का समन्वय यानी जोड़कर यथार्थवादी उदारवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? यह क्या था? जॉन हर्ज ने। जॉन हर्ज या जॉर्ज हज ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यथार्थवादी उदारवाद का सिद्धांत जॉर्ज हज ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चरम आदर्शवाद और चरम यथार्थवाद के बीच का दृष्टिकोण क्या कहलाता है? आदर्शवाद का जो चरम स्वरूप था और यथार्थवाद का जो चरम स्वरूप था, इनके बीच का जो दृष्टिकोण है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संकलनवाद, एक्लेटिज्म, संकलनवाद कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान की चर्चा की है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। किस विद्वान ने प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान की चर्चा की है? यह की है राइनहोल्ड नेबर ने। राइनहोल्ड नेबर एक यथार्थवादी विचारक या समर्थक हैं जिन्होंने प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान की चर्चा की है, और वो प्रकाश की संतान को पूज्य आत्मा मानते हैं और अंधकार की संतान को वो दुष्ट और बदमाश आत्मा मानते हैं। ध्यान रखिएगा, किस विद्वान ने प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान की चर्चा की है? यथार्थवादी विचारक या समर्थक राइनहोल्ड नेबर ने यह चर्चा की है, और वो प्रकाश की संतान को पूज्य आत्मा मानते हैं तथा अंधकार की संतान को दुष्ट और बदमाश आत्मा मानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपको ये वीडियो सीरीज और ये क्वेश्चनों का जो माध्यम यदि अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर करिएगा। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एरिक कॉपमैन के अनुसार राज्य के 3 मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं? एरिक कॉपमैन ने राज्य के 3 मुख्य लक्ष्य बताए थे, वो कौन कौन से हैं? वो है आपके शक्ति संचय, शक्ति का प्रचार और शक्ति का प्रदर्शन। यानी एरिक कॉपमैन ने राज्य के 3 मुख्य लक्ष्य बताए थे, वो है शक्ति का संचय करना, शक्ति का प्रचार करना और शक्ति का प्रदर्शन करना। हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए, एरिक कॉपमैन के अनुसार राज्य के 3 मुख्य लक्ष्यों में शामिल है या नहीं है। तो हमें इन लक्ष्यों को ध्यान रखना है, शक्ति का संचय, शक्ति का प्रसार और शक्ति का प्रदर्शन। एरिक कॉपमैन ने ये राज्य के 3 मुख्य लक्ष्य बताए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म नामक पुस्तक किसकी है? यह रचना किसकी है? पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म यह नामक पुस्तक किसकी है? यह है जॉन हर्ज की। जॉन हर्ज के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसी पुस्तक में इन्होंने यथार्थवादी उदारवाद का सिद्धांत दिया था। यथार्थवादी उदारवाद का सिद्धांत जॉर्ज हज ने पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया था। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर, किस विद्वान ने केनेथ वॉल्टेज के नव यथार्थवादी सिद्धांत की आगे बढ़ाते हुए उसे भूत एवं भविष्य दोनों समय पर लागू किया?
यानी किस विद्वान ने केनेथ वोल्टेज के नव यथार्थवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उसे भूत एवं भविष्य दोनों समय पर लागू किया है? यह क्या था? जॉन मीयरसीमर ने। जॉन मीयरसीमर ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने केनेथ वोल्टेज के नव यथार्थवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उसे कहा कि यह तो भूत और भविष्य दोनों समय पर लागू हो सकता है। यह बात उन्होंने कही थी। नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, नव यथार्थवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? न्यूरोलिज्म है नव यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है केनेथ वोल्टेज। ध्यान रखिएगा, केनेथ वोल्टेज नव यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है और वे इसे संगठनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं। केनेथ वोल्टेज नव यथार्थवादी सिद्धांत को एक उपनाम से पुकारते हैं, संगठनात्मक यथार्थवाद, और इसकी वो चर्चा करते हैं अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। केनेथ वोल्टेज ने नव यथार्थवादी सिद्धांत की चर्चा कहाँ की है? इसकी चर्चा उन्होंने की है द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये इनकी पुस्तक रही, महत्वपूर्ण कृति है केनेथ वोल्टेज की। द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसकी रचना है? केनेथ वोल्टेज की रचना है और वे इसी रचना में नव यथार्थवादी सिद्धांत को संगठनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, रणनीतिक यथार्थवाद से संबंधित विद्वान कौन से हैं? यानी रणनीतिक यथार्थवाद के प्रतिपादक कौन है? थॉमस सेलिंग है। थॉमस सेलिंग महोदय रणनीतिक यथार्थवाद की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर, रणनीतिक यथार्थवाद का केंद्रीय विषय क्या है? यानी रणनीतिक यथार्थवाद है, उसका केंद्रीय विषय क्या है? इसका केंद्रीय विषय है विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया। विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया को क्रियान्वित करना, यह इसका केंद्रीय विषय है रणनीतिक यथार्थवाद का। रणनीतिक यथार्थवाद कूटनीति व विदेश नीति को एक तर्कपूर्ण यांत्रिक क्रिया के रूप में देखता है। यानी रणनीतिक यथार्थवाद कूटनीति एवं विदेश नीति को एक तर्कपूर्ण यांत्रिक क्रिया के रूप में भी देखता है। हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवाद कूटनीति एवं विदेश नीति को एक तर्कपूर्ण यांत्रिक क्रिया के रूप में देखता है? तो रणनीतिक यथार्थवाद देखता है, न कि नव यथार्थवाद, न ही उदारवादी यथार्थवाद। रणनीतिक यथार्थवाद कूटनीति एवं विदेश नीति को एक तर्कपूर्ण यांत्रिक क्रिया के रूप में देखता है और इसका केंद्रीय विषय है विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया को क्रियान्वित करना, और रणनीतिक यथार्थवाद के प्रतिपादक है थॉमस सेलिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसकी रचना है? यह केनेथ वोल्टेज की रचना है और इसी रचना में उन्होंने नव यथार्थवाद के बारे में वर्णन किया है। द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसकी रचना है? केनेथ वोल्टेज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उपगम की धारणा की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? यह की थी के डब्ल्यू थॉमसन ने। के.डब्ल्यू. थॉमसन ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा की कल्पना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण क्या है, या व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण या व्यवस्था उपागम या व्यवस्था सिद्धांत, इसकी विशेषता क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भूत और वर्तमान से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भूत और वर्तमान से संबंधित है व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए विशुद्ध सिद्धांत अपनाने पर बल देता है। यह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यदि आप अध्ययन करना चाहते हो आप विशेष रूप से शुद्ध सिद्धांत अपनाइएगा, और ये राज्यों के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण या सिद्धांत है जो राज्यों के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भूत और वर्तमान से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए कि व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भूत और वर्तमान से संबंधित है, न कि भूत और भविष्य से संबंधित है। इसलिए हमें इन विशेषताओं को भी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्टन कापला ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कितने प्रतिमानों की कल्पना की है? मार्टन कापला ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कितने प्रतिमानों या मॉडलों की कल्पना की है? मार्टन कापला ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 6 प्रतिमानों या 6 मॉडल प्रतिपादित किए हैं, और वो ये निम्नलिखित आपके समक्ष है। शक्ति संतुलन की व्यवस्था का मॉडल, शिथिल ध्रुवीय व्यवस्था का मॉडल, दृढ़ यानी मजबूत ध्रुवीय व्यवस्था का मॉडल, सर्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मॉडल, और सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मॉडल, और इकाई वीटो व्यवस्था का मॉडल। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन 6 मॉडलों की कल्पना है जो मार्टन कापला ने की है।
और हो सकता है कि यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि मार्टिन कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कितने प्रतिमानों की कल्पना की थी? 6 की थी। मार्टिन कापलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निम्नलिखित में से प्रतिमान है या नहीं है, तो इसलिए हमें इन 6 मॉडलों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। यह है आपके शक्ति संतुलन व्यवस्था, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, सर्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सोपनीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और इकाई वीटो व्यवस्था। ये 6 मॉडल है मार्टिन कापलान द्वारा प्रतिपादित किए गए थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम उसी चीज का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अति उपयोगी हो। समय बहुत ही कम बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, कोलंबस और वॉल्फ विद्वान आते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कापलान के 6 मॉडलों को स्वीकार किया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 3 नए मॉडल जोड़ते हैं। कोलंबस और वॉल्फ मार्टिन कापलान के 6 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मॉडल को स्वीकार करते हुए वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 3 नए मॉडल जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। और वो 3 नए मॉडल है बहुकेंद्रीय प्रतिमान, राष्ट्रीय विखंडन प्रतिमान और उत्तर परमाणु युद्ध प्रतिमान। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कापलान के 6 मॉडलों को स्वीकार करते हुए कोलंबस और वॉल्फ ने 3 नए मॉडल जोड़े हैं। वो कौन से 3 नए मॉडल हैं? वो है बहुकेंद्रीय प्रतिमान मॉडल, या मॉडल कह सकते हैं प्रतिमान को, राष्ट्रीय विखंडन मॉडल और उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल। ये 3 मॉडल है जो कोलंबस और वॉल्फ ने जोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है, व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक है। जो व्यवस्था उपागम है या व्यवस्था दृष्टिकोण है, इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो इस सिद्धांत को सर्वप्रथम KW थॉमसन ने प्रतिपादित किया था और उसके बाद मार्टिन कापलान ने इसे आगे बढ़ाया है। और इसके अन्य समर्थकों की बात करें तो CAW मैनिंग है, जॉन हर्ज है, रिचर्ड रॉजक्रेंस है, चार्ल्स मैक्लीलैंड है, केनेथ वेल्डिंग है और माइकल हास है और बर्टन है। ये इस व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक है। हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन बन जाए कि व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक है निम्न में से, इसलिए हमें मुख्य रूप से इन 2 को तो याद रखना ही है। सर्वप्रथम व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं KW थॉमसन, और KW थॉमसन की विचारधारा को आगे बढ़ाया है मार्टिन कापलान ने, बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 6 प्रतिमानों की कल्पना की है। और अन्य समर्थक की बात करें तो CAW मैनिंग है, जॉन हर्ज है, रिचर्ड रॉजक्रेंस है, चार्ल्स मैक्लीलैंड है, केनेथ वेल्डिंग है और माइकल हास है और बर्टन है। ये प्रमुख है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, कापलान का यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतिमान केवल बौद्धिक अभ्यास है और कुछ नहीं है। यह कथन किसने कहा था? कि यानी कापलान के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रतिमान के ऊपर एक टिप्पणी की है कि कापलान का यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रतिमान केवल बौद्धिक अभ्यास है और कुछ नहीं है। यह कथन है हेनले बूल का। हेनले बूल ने उनके ऊपर एक व्यंग्य कसते हुए कहा था कि कापलान का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रतिमान केवल बौद्धिक अभ्यास है और कुछ नहीं है। यह हेनले बूल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहाइंड द नेशन स्टेट। बिहाइंड द नेशन स्टेट किसकी रचना है? यह अर्नेस्ट हास की है। बिहाइंड द नेशन स्टेट किसकी रचना है? यह अर्नेस्ट हास की है। और अर्नेस्ट हास इस पुस्तक में कापलान के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतिमान की उपेक्षा करते हुए वो कहते हैं कि मार्टिन कापलान ने राष्ट्रीय उपकरणों की इसमें उपेक्षा की है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग रोड द थ्योरी। लॉन्ग रोड द थ्योरी ये स्टैनले हॉफमैन की है। यानी ये 2 पुस्तक इस बात पर बल देती हैं कि बिहाइंड द नेशन स्टेट अर्नेस्ट हास की रचना, लॉन्ग रोड टू थ्योरी स्टैनले हॉफमैन की रचना, ये दोनों रचना ये कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्टिन कापलान ने जो 6 प्रतिमान या 6 मॉडल प्रतिपादित किए हैं वे राष्ट्रीय उपकरणों की, राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं। यह उन्होंने व्यंग्य किया है इन पुस्तकों में, अर्नेस्ट हास ने और स्टैनले हॉफमैन ने। इन दोनों पुस्तकों में यह कहा, उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय उपकरणों की अवहेलना करती है, उपेक्षा करती है। धन्यवाद। इस वीडियो सीरीज में हमने इन 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों और कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट को बारे में चर्चा की है। यह आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें
और पास में बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। नेक्स्ट पार्ट आपके समक्ष जल्दी आने वाला है।